नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं 2022 के बजट सत्र की एक संक्षिप्त यात्रा और एक संक्षिप्त विश्लेषण भी। क्या हुआ राज्यसभा में और कैसी रही लोकसभा की कार्यवाही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई। इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय कक्ष में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खास तौर पर कोविड महामारी से निपटने में सरकार की भूमिका की सराहना की। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से सरकार बाकी लोगों तक भी पहुंच रही है। इसी माह वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशनरी डोज की भी शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने में सरकार के प्रयासों की दिशा की ओर भी संकेत किया। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की गई। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। अभिभाषण के बाद उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां सभा पटल पर रखी गईं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 फरवरी को दोनों ही सदनों में चर्चा की शुरुआत हो गई। विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान खुद मौजूद रहे। लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। नेता सत्ता पक्ष के भी है, नेता विपक्ष के भी है। हमारे नेता भी बोल रहे हैं, समय हमें दिया गया, इस सूची में हम बोल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे। आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे हम भी इस तरह की बाधा डालेंगे। ये आपको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अधिकार है हमारा। The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured,
states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सरकार की समावेशी और प्रगतिशील नीतियों ने नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। सबका साथ सबका विकास होता क्या है, गरीबों मजदूरों को समर्पित सरकार होती क्या है, इसका उदाहरण जब धीरे धीरे हमारी सरकार काम करना शुरू की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हिंदुस्तान में हर गरीब के घर तक हम बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने केवल कहा नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके हर गांव तक खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, जो शायद 20, 25, 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हर घर जल, ये जल जीवन मिशन की योजना जो उन्होंने शामिल की, इससे आज पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जिनको शुद्ध पानी आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता है, उनको भी पीने की पानी की सुविधा प्राप्त हो रही है। हर घर बिजली पहुंचाना, यह भी सरकार की उपलब्धि है बहुत। यह काम भी हम लोगों ने, बिहार की सरकार ने 2015 में शुरू किया और 28 अक्टूबर 2018 को बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। 2017 में इस योजना को भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया और आज उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, डीएमके के तिरुचि शिवा, शिवसेना के संजय राउत समेत विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कई मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। जो वास्तविक स्थिति है, जो वो एक दर्पण की तरह होना चाहिए कि हम कहाँ ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो कमियां बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाहवाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। This government is tapping the poor and patting the rich. Sir, when you say the GST collection is 1,40,000 crore in 1 month, who has paid that? The poor and the middle class people, or whatever they buy, whatever they live, however they live, they pay tax to the government. But what has happened? The government, instead of addressing very core issues, the crumbling MSME sector, the impact of the COVID, the increase in the essential commodities, the enormous increase, 69 times in 1 year, the petroleum products. सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की दिशा और दशा के साथ ही चुनौतियों का समाधान दिखाने वाला भाषण बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय
स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो या समाज के किसी भी वर्ग को। ये फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था उसमें रोक लगी है। जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 लाख घरों में शौचालय बनाए गए तथा लगभग 7 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को लोकसभा और 8 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण देश पर पड़े दुष्प्रभावों से निकलने में सरकार के प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी इतना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने दोनों सदनों में सभी सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। शब्दों के तीखे बाण दोनों तरफ से चले, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन की मर्यादा को बनाए रखा। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के तीखे तेवर को देखते हुए राज्यसभा में पहले उसका विरोध किया और फिर बाद में वे सदन से बहिर्गमन कर गए। फिर भी उन्होंने सदन में अवरोध पैदा नहीं किया। डीएमके और टीएमसी भी बहिर्गमन में शामिल थीं, लेकिन शिवसेना, आरजेडी और एनसीपी जैसे दलों ने बहिर्गमन में शामिल नहीं होकर अपने स्वतंत्र विचार का परिचय दिया। बजट सत्र के इस पहले भाग की एक बड़ी खासियत ये थी कि विपक्ष ने एक संयुक्त रणनीति बना के सत्र में व्यवधान नहीं डालने का निर्णय लिया, न तो राज्यसभा में और न ही लोकसभा में। उनकी कोई संयुक्त बैठक भी इसीलिए नहीं हुई और एक प्रतिस्पर्धा चली विपक्ष के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखने की, और उनकी यह रणनीति कामयाब हुई। उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और सरकार के सामने गहरी चुनौती पेश की। सत्र के पहले भाग में प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी विपक्ष इसी रणनीति पर काम करता दिखा। चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में अपनी अपनी बातों को कहने में प्रतिस्पर्धा दिखी। यही नहीं, विपक्ष के बीच भी आपस में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा दिख रही थी। इस बार हम चाहते थे कि कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं और बजट है जिसके पर प्रेसिडेंट एड्रेस है, जिसके पर हमें बोलने में उन्हीं मुद्दों को उठाने का एक मौका मिल रहा है, तो हम गंवाना नहीं चाहते थे, तो हमने किया। लेकिन हमारी पार्टी का निर्देश था कि कभी भी हम लोग राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर कोई संशोधन नहीं देते हैं। आज तक हमने नहीं दिया, इस बार भी हमने नहीं दिया, और हंगामा नहीं करना। अगर कोई दिक्कत होता है किसी विषय पर
हाँ, ज़ोरदार से उसको उठाना है, लेकिन ऑयल में जाके हल्ला करना ये माना था। इसलिए हम लोग हमारा पार्टी डायरेक्शन जो था, उस डायरेक्शन को मानते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमारे मेंबर्स लोग शांत थे और दूसरे पार्टी के लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। My first reaction is a positive reaction that the debates were taking place, questions were raised, and zero hour was done. And it was in that way, when compared to the previous sessions, which was aborted by the government. This time the government was not in an abortive mood. विपक्ष की इस रणनीति से सत्ता पक्ष भी खुश दिखा। उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिला। वो सदन के माध्यम से विपक्ष के तीखे तेवरों का जवाब देने का समय पाकर संतुष्ट थे। देखिए, यही लोगों को उम्मीद है कि उच्च सदन है, यहाँ मेंबर आए, डिस्कस करें, डिबेट में भाग लें और देश की जनता देखे, उनको लाभ भी मिले। जो सामान्य अलॉटेड टाइम था उससे अधिक कामकाज हुआ है। सभी जो मेंबर्स हैं उनका अभिनंदन करते हैं और इसी प्रकार का सेशन आगे भी चलता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत फ्रूटफुल रहा है लोकसभा अध्यक्ष जी और सरकार की समन्वयता के कारण से, और देश का बजट इसमें पेश किया गया है। आने वाले देश के 2047 के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्रूटफुल चर्चा हुई है और सुदबुद्धि विपक्ष को आई है और लोकतंत्र के अंदर वार्ता से ही सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति से नहीं, बदले की भावना से नहीं। कुल मिला के ये सत्र का पहला चरण बहुत फ्रूटफुल रहा है। बहरहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 7 फरवरी को लोकसभा और 8 फरवरी को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। कई विपक्षी सांसदों ने कुछ संशोधन भी पेश किए जो नामंजूर हो गए। ये सब कुछ सकारात्मक माहौल में हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें देश से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं और पूरी दुनिया को इसका इंतजार होता है। हालांकि इस पर अलग से कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण और बाद में बजट पर चर्चा के दौरान सदस्य इसको ध्यान में रख के पिछले साल के कामकाज की और भविष्य के बारे में सुझाव देते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2022-23 पेश किया, जिसकी कॉपी राज्यसभा में भी रखी गई। बजट सत्र का ये सबसे अहम हिस्सा था, जिस पर देश भर की निगाहें थीं। खासकर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बजट अप्रत्याशित था, क्योंकि इसमें लोक लुभावन बातों और घोषणाओं के बजाय महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था को ठोस धरातल देने की बातें थीं। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट अमृत काल की तैयारी का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में अलग से बजट का सरलीकरण करते हुए कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश कैसा होगा, इस बजट से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो,
5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। आम बजट पर भी दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा हुई। विपक्ष के पास बजट प्रावधानों पर सवालों की कमी नहीं थी, तो सत्ता पक्ष के सांसदों के पास भी बजट की खासियत बताने के लिए शब्दों की भरमार थी। बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस की कमान संभाली पी चिदम्बरम ने, तो लोकसभा में शशि थरूर ने। लेकिन दोनों सदनों में कांग्रेस के नए सांसदों ने भी सरकार को घेरने का पुरजोर प्रयास किया। इतना निस्तेज और निरुद्देश्य बजट मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ऐसे पिछले 2 साल कोरोना से पूरा देश संकट से जूझता रहा और ये बजट भी लगता है कोरोना ग्रस्त हो गया है। दोनों ही सदनों में अन्य विपक्षी दलों ने भी बजट को लेकर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि 1 साल के बजाय अगले 25 साल की बात करना बजट को मूल मुद्दों से भटकाना है। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। प्लीज इंक्रीज द फंडिंग फॉर रोड्स एंड टनल्स। We need these very badly. This will make people's connection easier and the state will improve. बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो लगभग 52% के आसपास थी, वो अब 15 से 20% के आसपास हो गई है, जो अधिकांश विकसित देशों के पैरामीटर्स के अनुरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो निरंतर प्रयास विगत 2-3 बजट के द्वारा किया गया है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है और अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ युक्त हो रही है। अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आप जान लीजिए कि जन धन के 44 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं। आधार से अब डिजिटल केवाईसी हो जाता है। हम लोग 5G का अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं। यूएसओ का 5% दूर दराज गाँव में हम उनको भारत नेट बना रहे हैं। और ये भी एक चमत्कार हुआ है, अकल्पनीय बात एक हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसंबर में 8 लाख करोड़ यूपीआई के द्वारा का ट्रांजैक्शन हुआ। आज आप ठेले वाले के पास चले जाइए, रेड्डी वाले के पास चलाइए, दुकानदार के पास चलाइए और लिखा हुआ है वहां यूपीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 10 फरवरी और राज्यसभा में 11 फरवरी को आम बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सभी सदस्यों की चिंताओं और सवालों के जवाब देने की कोशिश की और बजट की मूल दिशा पर सदस्यों को सहमत कराने का प्रयास किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की पूर्व की गलतियों को भी उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसलिए ये बजट अंधकाल से अमृत काल में ले जाने वाला बजट है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने बजट के अमृत काल को राहु काल कहा था। India became one of the fragile five. That was Andhakal with policy paralysis. So Andhakal, if he's referring to his own period, government's period, and from the memory. Whereas what we have created today is a situation where common man feels that he's received the benefits from the government, that which was promised over the decades, and therefore entering into the next 25 years towards India at 100 would be certainly the Amritkal that all of us are referring to. इतनी तीखी नोकझोंक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच विपक्ष के पास कुछ शिकायतें फिर भी रह गईं, लेकिन सभी दल इस बजट सत्र को संसद की स्वस्थ परंपरा का उदाहरण मानते हैं। वो आशा करते हैं कि शब्दों के बाण भले ही चलें, लेकिन सभी अपनी बात कहें, ये जरूरी है। हाँ नहीं, वो तो ठीक ही था। इस बार प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम थे, लेकिन
जैसा बजट जैसा प्रेजेंट किया उसके बारे विचार के लिए भी बहुत ही फुर्सत मिली, लेकिन असली बात नहीं हो पाई। भारतीय संसद की कार्यवाही में निजी विधेयकों और निजी संकल्पों को एक अहम स्थान दिया गया है और बजट सत्र के दौरान भी यह जारी रहा। राज्यसभा के नामित सांसद राकेश सिन्हा ने एक प्रस्ताव किया जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का। इसमें तकरीबन सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया। गर्मा गर्म चर्चा हुई, लेकिन चर्चा अभी पूरी नहीं हो पाई और अगले आने वाले सत्र में भी इस पर चर्चा जारी रही। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था। जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। लोकसभा में भी बीएसपी सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण से जुड़े संकल्प पर 11 फरवरी को चर्चा हुई। 11 फरवरी को ही लोकसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब की ओर से 8 फरवरी को पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में त्रुटि रह जाने की वजह से आधे घंटे की चर्चा हुई, जिसका ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विस्तार से जवाब दिया। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला, जिसने एक मॉडल सत्र की भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने। सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 60 अन्य मान्य सदस्यों ने अपने भाषण को सभा पटल पर रखा। इसी प्रकार आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 81 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 63 मान्य सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। The House has not witnessed any forced adjournments during the entire first part of this budget session, and it functioned nearly half an hour more than the scheduled sitting time. The credit for this goes to every member of this House. As a result, the members could not only participate effectively in the discussion on the motion of thanks to the President address and general discussion on the budget, but also were able to raise 51 starred questions, 71 hour submissions, and about 17 0-hour submissions, and about 50 special mentions. बहुत दिनों के बाद संसद का एक ऐसा सत्र देखने को मिला जिसमें खुलकर बातें हुई, आलोचनाएं भी हुईं और सुझाव भी दिए गए। सरकार ने भी अपनी दिशा स्पष्ट की और विपक्ष ने भी सरकार की खिंचाई की। मतलब एक आदर्श सत्र, आधा सत्र लेकिन पूरी की पूरी बात। अब आशा की जाती है कि 14 मार्च से जो सत्र का दूसरा भाग शुरू होगा उसमें भी यही भावना बनी रहेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जुनैद और संसद टेलीविज़न की पूरी टीम के साथ संसद भवन परिसर से मैं अखिलेश सुमन।